मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी के अंतर्गत औद्योगिकरण। है ना। क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों, खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया, है ना, और निजी संपत्ति को खत्म कर दी गई, है ना, कि प्राइवेट संपत्ति कोई नहीं रखेगा। अब उनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की चुनौती थी। इससे आप लोगों को पता है कि सबसे पहले औद्योगिकरण किस देश में हो, है ना। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। युद्ध, क्रांति और गृह युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 में सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई। नियोजित मतलब नियम, एक सिस्टम के अनुसार, है ना, जिसमें औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया गया कि औद्योगिकरण होगा उससे हम अधिक विकास कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए धन और तकनीक, है ना, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, और वहाँ क्या था, इन सब का अभाव था। इसमें ऐसे में पहले विदेशों में विशेषज्ञ बुलाए गए, है ना। पहले क्या किया गया, और जो विदेश हैं दूसरे देशों से क्या किए, विशेषज्ञ बुलाए गए। किस लिए? औद्योगिकरण के लिए। असली जो तकनीकी जानते हैं ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया गया और उनकी मदद से उद्योग निर्मित किए जाने लगे। जहाँ तक धन और पूंजी का सवाल, यह किसी विदेशी स्रोत से उपलब्ध नहीं था, बल्कि क्या किया, रूस को अपने स्रोतों से, मतलब अपने देश में ही व्यवस्था करनी पड़ी, है ना। इसके लिए जितनी भी बचत उपलब्ध थी, मतलब जितना उन्होंने बचत किया था, उसे उद्योगों में लगाया गया। मजदूरों का वेतन कम रखा गया और किसानों पर कर लगाकर अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की गई। मतलब किसानों पर जो कर है उससे क्या है, सरकार ने पैसा उपलब्ध किया। यह माना गया कि उद्योगों के विकास से बाद में मजदूरों व किसानों को फायदा मिलेगा। 1928 के बाद रूस में औद्योगिकरण तेजी हो गया, मतलब बहुत अच्छा से विकास हुआ औद्योगिकरण का। इससे भारी उद्योगों जैसे लोहा, है ना, लोहा उद्योग ये भारी उद्योग में आता है, बिजली, मशीन उत्पादन आदि पर विशेष जोर दिया गया। फिर 1940 तक सोवियत संघ एक ताकतवर औद्योगिक देश बन गया, है ना। उन्होंने क्या किया, विदेशों से सहायता नहीं ली, उद्योग स्थापित करने के लिए विदेशों से सहायता नहीं लेकर अपने देश में ही किसानों, मजदूरों से क्या किया, कुछ ना कुछ लेकर, है ना, और जितना उन्होंने बचाया था उससे क्या है, अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं कृषि का सामूहिकरण। कृषि का सामूहिकरण मतलब से आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, है ना, कि एक साथ कृषि करना। 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से, मतलब किसानों के बीच में बांटा गया, है ना, जिसके पास खेती नहीं है उनको खेत दिया गया। इससे क्या है, कृषक मध्यम दर्ज के किसान बन गए। अधिकांश जो किसान थे वो, अब कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन खेती के तरीके अपने पारंपरिक और उत्पादन कम था। मतलब खेती जो क्या है, जो पहले से जो सिस्टम चल रहा है उसी से करते थे, उससे क्या होता था, उत्पादन कम होता था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने, अभी स्टालिन व्यवस्था संभाल रहे हैं ना, तो स्टालिन ने क्या किया कि कृषि में बदलाव लाने के लिए और उत्पादन में वृद्धि के लिए इन्होंने काम किया कि किसानों से कहा, स्टालिन ने किसानों से कहा कि अपने अपने खेतों को मिलाकर, विशाल मतलब सब खेतों को मिलाकर, जो मेड़ होता है उसको हटा दिया जाए और खेतों मिलाकर उसको क्या करें, सामूहिक फार्म बनाएं, ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके। और इससे जब एरिया जब बड़ा होगा तो उस पर बड़ी बड़ी मशीनों को चलाया जा सकता है ना, तो खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके, जिससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, है ना। अधिकांश छोटे और मध्यम किसान तो इसके लिए तैयार हो गए, मगर ज़्यादातर जो बड़े किसान थे और कुछ मध्यम किसान, वो क्या है, इसका विरोध करने लगे। विरोध करने वालों पर जोर ज़बरदस्ती की गई, किनके द्वारा, स्टालिन द्वारा, है ना। उन्होंने क्या किया, वे लाखों लोगों की संख्या में गिरफ्तारी करवाई गई। जो किसान इसका विरोध कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया और काला पानी की सज़ा में भेज दिया गया और मार भी डाला गया। इस तरह जोर ज़बरदस्ती के कारण कुछ वर्ष तो रूस में क्या है, कृषि जो है संकटग्रस्त रही।
फलस्वरूप 1932-34 के बीच भीषण अकाल पड़ गया। अब ठीक से कृषि नहीं हो रही है तो वहाँ क्या है, अकाल पड़ गया। लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। लेकिन फिर 1936 तक कृषि का सामूहिकरण जो सिस्टम था वो पूरा हो गया। रूस में निजी खेती मतलब किसी एक व्यक्ति का खेत है छोटा सा तो वो अकेले किसानी करेगा, ऐसा सिस्टम जो है वो पूरा समाप्त हो गया। फिर 1937 के बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ, जब कृषि का क्या है, सामूहिकरण किया गया तो। और औद्योगिकरण का फ़ायदा उठाते हुए है ना, उद्योगों में क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी, उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने और कृषि में इसका उपयोग किया और अपनी उत्पादकता को तेज़ी से बढ़ा सके। क्रांति के बाद सोवियत रूस के विकास को लेकर काफ़ी विवाद रहा और उसके विरोधाभास पर कई इतिहासकारों ने ध्यान आकृष्ट किया। एक और पहली बार इतिहास के अभिजात्य भूस्वामियों, पूंजीपतियों, व्यापारियों और शाही दरबारियों के बिना गरीब मजदूरों व किसानों ने एक नए समाज की रचना की। इसमें अभिजात्य जो पैसे वाले थे है ना, उनका कोई योगदान नहीं था, है ना। उसके बिना किसानों और मजदूरों ने क्या किया, नए समाज की रचना की। इस समाज में सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि की जरूरी सुविधाओं की पहुंच समान रूप से बनी। सभी को क्या है, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, आवास की सुविधा मिलने लगी। बेरोजगारी जो है वो लगभग समाप्त हो गई और सबको काम मिलने लगा, है ना। इस तरह क्या हुआ, जो रूस में आर्थिक मंदी थी वो क्या है, समाप्त हो गया। और उसका मतलब जो आर्थिक मंदी पूरे विश्व में थी, है ना, वो क्या है, उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुआ, निरक्षरता से भारी कमी आई, सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें विषयों की पढ़ाई, है ना, साथ साथ जो सब्जेक्ट है उसकी भी पढ़ाई करवाते और साथ साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादन कार्य पर भी जोर दिया गया। रूस में अधिकांश पड़ोसी देश जो पूंजीवादी थे लगभग लगातार इसी प्रयास में रहे कि वह सफल न हो और रूस के विकास में तरह तरह की बाधाएं डालते रहे। लेकिन इसके बावजूद रूस जो है वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सका और 1940 तक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरने लगा। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था सोवियत रूस में बनी, उसमें बहुदलीय प्रणाली की जगह एक साम्यवादी दल को ही मान्यता प्राप्त थी, है ना। क्या है, दूसरे देशों में बहुदलीय रहते ना, बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दल, यहाँ क्या है, साम्यवादी दल को मान्यता मिली। इस कारण लोगों के सामने राजनीतिक विकल्प नहीं रहे। इसके अलावा वहाँ शासन की आलोचना करने तथा वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करने पर भी भारी रोक थी। अक्सर शासन की नीतियों के विरोध करने वाले, चाहे वे साम्यवादी दल के क्यों न हो, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता था और मार डाला जाता था। इस तरह जहां एक और गरीबों को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला, उनके पास विकल्प न होने के कारण लोकतंत्र का पूरा विकास नहीं हो सका, है ना। अगर बहुदल अलग अलग और बहुत सारे दल होते तो क्या है, लोकतंत्र और अच्छा होता, क्योंकि उसमें जो साम्यवादी दल है वो उसका क्या है, एक शासन हो गया, है ना। सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा। दूर दराज के देशों ने और खासकर उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीबी के अधिकारों के लिए लड़ने वालों को इससे प्रेरणा मिली और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे। रूस की साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बनाया गया। हर देश में उस तरह की पार्टियों का निर्माण हुआ जैसे यहाँ रूस में साम्यवादी दल था, वैसे इनके आंदोलनों के दबाव से हर देश में मजदूरों के कल्याण व किसानों की जमीन पर अधिकार, है ना, कि सब किसानों को क्या है, जमीन का अधिकार मिले, देने के लिए कानून बने और ठोस व्यवस्थाएं बनी। रूस ने क्या है, अपने जो जनता है उसको लेकर वो आगे बढ़े और उन्होंने क्या किया, विकास भी किया, है ना। आज के लिए इतना है।